हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कुछ पॉइंट क्लियर किए थे और इसमें कुछ बाकी है, उसको इसमें हम क्लियर कर लेंगे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि प्रत्येक वस्तुओं में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है और उसी बल को, उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसमें ये न्यूटन ने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले देखते हैं वो क्या कह रहा है। पॉइंट इसका देख लीजिए। कह रहा है न्यूटन ने फिर माना कि दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण का बल उन दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। इसे दिखाने के लिए उन्होंने चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण लिया। जब इतना वो कार्यक्रम कर चुके थे कौन? न्यूटन ने। तब उन्होंने क्या बताया? यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर दो वस्तुओं के बीच की अगर हम बल की बात करें, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें या आकर्षण बल की बात करें, तो किस पर निर्भर करता है? यानी इस वस्तु के दूरी पर निर्भर करता है कि ये वस्तु कितना दूर है और कितना नजदीक है। यानी उसके बीच की दूरी पर भी ये क्या होता है? निर्भर करता है। और इसी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया। और इस प्रयोग में किस किस की गति को लेकर चले वे लोग? मतलब वो पृथ्वी और चंद्रमा, जैसे कि मान लेते हैं ये सूरज हो गया, यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और यहाँ पे हो गया चंद्रमा। आज चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा, कभी इधर कभी उधर, ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी कि एक समान ये जो वृत्तीय पथ है, इसी पथ पर चंद्रमा क्या करता है? मतलब इस पर चक्कर लगाते रहता है। बात समझा रहा ना? तो इसी का उदाहरण लेकर उन्होंने समझाया। किन्होंने? न्यूटन ने। अब देखते हैं ये वृत्तीय गति होता क्या है। तो वृत्तीय गति हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से घूम रहा हो तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आया? चलो देख लेते हैं इसको, फिगर से अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि कोई कण, ये हमारा एक वृत्तीय पथ हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर कोई कण है। बात समझा रहा ना? तो कह रहा है कि यदि कोई कण वृत्तीय परिधि, ये परिधि इसको बोला जाता है, वृत्ताकार पथ है और ये जो समझ रहा है काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको परिधि बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि वृत्ताकार परिधि पर अगर एक समान चाल से चल रहा है तो इसी चाल को और इसी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से घूम रहा हो तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कण हो गया, ये वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से क्या हो रहा है? घूम रहा है। कहने का मतलब ये कि उसका चाल घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। 5 के स्पीड चल रहा है तो 5 के चलेगा, 10 के स्पीड चल रहा है तो 10 के स्पीड चलेगा। उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा वृत्ताकार पथ पर, तब देखते हैं क्या होता है। इस तरह की गति में गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग हमेशा पथ के अनुदिश अर्थात स्पर्श रेखीय होती है। अब मान लेते हैं यहाँ से ये वस्तु इधर आएगा तो इसके वेग में इस तरह जाएगा ना, यानी यहाँ पर इसका संरेख होगा, फिर आगे जाएगा तो फिर ये गति ऐसे दिखाई देगा। बात समझा ना? फिर ये कण आगे गया तो इसका जो चाल है यानी गति इस तरह दिखाई देगा। लेकिन ये हर बिंदु पर उसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। फिर अगला पॉइंट कर स्पष्ट, यानी कि वेग का परिमाण, जिसका परिमाण होता है वह नियत रहता है, यानी उसका वेग बदलता नहीं है। तो वही कह रहा है कि वेग का परिमाण तो नियत रहता है किंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। ये जो इसका वेग है एक समान चाल से चलेगा, लेकिन इसकी दिशा कभी इधर हो गया, फिर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसका दिशा हमेशा निरंतर मतलब होता है लगातार। इसकी दिशा क्या होती है? लगातार बदलते रहती है। बात समझे ना? आगे देख लेते हैं। कर वृत्त के केंद्र की ओर उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। ये जैसे कि मान इस फिगर में देख सकते हैं, यही फिगर यही वाला फिगर है। यहाँ पर कौन क्या है? गति है तो इधर डायरेक्शन गया है, फिर यहाँ पे ये गया तो फिर इसका डायरेक्शन इधर हो गया है, फिर इधर गया तो फिर इसका दिशा मतलब बदलते गया है। और ये हमारा हो गया क्या? केंद्र। तो इसके केंद्र के द्वारा जो केंद्र की तरफ जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बात समझा ना? यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया।
अब चलते हैं आगे, फिर कह रहा है कि यदि कोई एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, यानी एक समान चाल क्या है, भी है, से चल रहा हो तो अभिकेंद्रक त्वरण का परिमाण क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रक त्वरण ए बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है, और उसकी जो त्रिज्या है, यानी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई त्रिज्या आर है, उसकी त्रिज्या कितना है, आर है, और इसके द्वारा जो उत्पन्न एक समान जो चाल है उसको क्या मान लिया गया, भी मान लिया गया है। तो यहाँ पे जो त्वरण का मान होगा, यानी कि अभिकेंद्रक त्वरण का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यह एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना होगा। अब कह रहा है कि इसी से, यानी इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला हमको मिलेगा, तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रक बल न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, यानी अब हम इसमें अगर बल की परिभाषा निकालते हैं, बल का डिफिनेशन यहाँ से निकालें, तो हम न्यूटन के दूसरा गति नियम जानते हैं, किसका परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। जब बल की परिभाषा देगा तब बल का सूत्र भी देगा। तो ये बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम ए होता है। अगर यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं तो मान लीजिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई एम हुआ ना, यानी कि ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एफ बाई ए के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पर इसका मान रख देते हैं, तो एफ ए की जगह पर क्या रखेंगे, एफ बाई एम आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ का अगर हम मान निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर एक और हमें मिल जाएगा क्या, अभिकेंद्रक बल का जो परिभाषा है, यानी कि उसका जो सूत्र है हमको मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। बात समझ आएगा ना, एफ से क्या है, यहाँ पर अभिकेंद्रक बल लेके चलना है, एम से क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, यानी कि फोर्स, और बी से वेलोसिटी, यानी कि एक समान जो चाल है वो चाल, आर मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभिकेंद्रक का मतलब क्या होता है, अभिकेंद्रक का अर्थ क्या होता है, तो अभिकेंद्रक का अर्थ होता है खोजने वाला, यानी कि जो खोजता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रक कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अभिकेंद्रक का अर्थ होता है केंद्र को खोजने वाला, यानी कि जो केंद्र को खोजेगा वह क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अभिकेंद्रक देख लेते हैं कि अभिकेंद्र शब्द बल के उस प्रभाव की ओर संकेत करता है जिससे कण की गति वृत्तीय बनी रहती है, अर्थात वेग की दिशा बदलती रहती है। यानी कि अभिकेंद्रक शब्द का प्रयोग बल के उस प्रभाव की ओर संकेत करता है, यानी कि उसे ऐसे दर्शाता है कि जिस पर यह बल लगेगा, जिस पर मतलब बल लगाकर उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति के रूप में बनाया जा सकता हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कण हो गया, इसके केंद्र की ओर बल लगेगा ना, जब केंद्र की ओर बल लगेगा तो ये मतलब इधर किधर भी जाएगा तो इसका बल इधर ही लगेगा, तो ये वृत्ताकार पथ पर इसका गति हमेशा बना रहती है। बात समझ रहे ना, तो यही अभिकेंद्रक शब्द बताता है। तो अभिकेंद्रक शब्द बल के उस प्रभाव की ओर संकेत करता है, यानी कि उस बात को बताता है जिससे कण की गति वृत्तीय बनी रहती है। ये जो कण है किस पथ पर चलेगा, वृत्तीय पथ पर चलेगा, अर्थात वेग की दिशा बदलते रहती है, और इसका जो दिशा होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा। बात समझेगा। अब एक और पॉइंट यहां से हम जान लेते हैं, कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितना होता है, 3,84,400 किलोमीटर। यानी कि जो पृथ्वी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सूरज हो गया, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी, और सूरज स्थिर है, और यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। याद रखना है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसतन दूरी कितना होती है, 3,84,400 किलोमीटर, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में करता है। परिक्रमा मतलब क्या, इसको एक चक्कर लगाने में, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27.3 दिन लग जाता है। बात समझ आ रहा ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो कितना होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितना हो जाता है, 6400 किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई वस्तु है जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना, r, और उस पर लगने वाला बल मान लेते हैं F, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो जाएगा 1/, इसका वर्ग 1/F, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। बात समझ रहे हैं। यानी कि इसे कहने का मतलब जब ये बढ़ेगा ना तो ये घटेगा, यानी कि r का मान बढ़ेगा तो f का मान क्या होगा, घटेगा, और जब r का मान घटेगा ना तो f का मान क्या होगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब यही होता है। तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों वस्तुओं के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कौ मिनट का हुआ है?